कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो से जो अभी न्यूज में था उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन तीनों में से सही बताना है कि सही क्या है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंटी करप्शन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी पहल है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट एम्स टू एलिमिनेट ब्राइबरी and streamline complaint handling through the Vigilance and Anti-Corruption Bureau। इस परियोजना का उद्देश्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से रिश्वतखोरी को खत्म करना और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करना। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एक्सपेडाइट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। यह जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट से सही बताना है कौन सा तीनों में से, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों। बताइए आंसर क्या होगा। तो जो प्रोजेक्ट जीरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट जीरो एक कम्प्रिहेंसिव एंटी करप्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर कर्नाटका नहीं, यहाँ पे होगा केरला के द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होता है। द प्रोजेक्ट एम टू एलिमिनेट ब्राइबरी एंड स्ट्रीमलाइन कंप्लेंट हैंडलिंग थ्रू अ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, इट लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एक्सपेडाइट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना, सुगम बनाना एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये भी सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका सही है और फर्स्ट रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका हो गया बी, सेकेंड एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर सेकेंड एंड थर्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्रोजेक्ट जो जीरो है इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, न कि कर्नाटका के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। विद रेफरेंस टू द म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, ये न्यूज में था रिसेंटली इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट एवर मेडिकल म्यूजियम टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यह भारत में स्थापित होने वाला अब तक का पहला मेडिकल संग्रहालय है। It is located in Ullur, Thiruvananthapuram, and is recognized as India's first private medical museum। यह तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में स्थित है और इसे भारत के पहले निजी मेडिकल संग्रहालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। द म्यूजियम प्राइमरली फोकसेस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ क्लिनिकल ड्रग्स एंड मॉडर्न सर्जिकल रोबोट्स। यह संग्रहालय मुख्य रूप से नैदानिक दवाओं, क्लिनिकल ड्रग्स और आधुनिक सर्जिकल रोबोटों के संरक्षण पर केंद्रित है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट थर्ड और तीनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे सिर्फ 2 सही है, फर्स्ट और थर्ड आपका रॉन्ग है। आंसर क्या हो गया, आंसर बी। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, इंडिया फर्स्ट, एक क्या है, इंडिया का फर्स्ट मेडिकल म्यूजियम है, ना कि फर्स्ट मेडिकल म्यूजियम इन इंडिया, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है, ठीक है, ना कि फर्स्ट मेडिकल म्यूजियम है। सेवरल गवर्नमेंट रन मेडिकल म्यूजियम लाइक दोज इन वेरियस जीएमसी ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। द म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव इनोग्रेट हुआ था 25 मई 2026 को उल्लूर तिरुवनंतपुरम में, और ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम इन बोथ केरल और इंडिया दोनों में। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मेडिकल म्यूजियम इज डिफाइंड एज ए स्पेस दैट प्रिजर्व टीचिंग एड anatomical specimen, model, charts and archival material related to the medical education, ठीक है। दिस स्पेसिफिक म्यूजियम फाउंडेड बाय ए शिवरामन के द्वारा इसका फाउंडेड किया गया है एंड शोकेस हैंडक्राफ्टेड एंड एनाटॉमिकल मॉडल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डिस्प्ले रेदर देन क्लिनिकल ड्रग और रोबोट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एआई समिट ऑन वाटर, 2026 से रिलेटेड है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज इंडिया फर्स्ट नेशनल लेवल समिट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द कन्वर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वाटर सेक्टर। यह विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जल क्षेत्र के संगम के लिए समर्पित भारत का पहला
राष्ट्रीय स्तर का शिखर सम्मेलन है, नेशनल एआई समिट ऑन वाटर। The summit was hosted by the Ministry of Jal Shakti in New Delhi to discuss the national water policy. राष्ट्रीय जल नीति पर चर्चा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, की फोकस ऑफ द समिट इज द यूज ऑफ डिजिटल ट्विन्स फॉर वाटर लॉस मैनेजमेंट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। शिखर सम्मेलन का एक मुख्य केंद्र जल हानि और प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए डिजिटल ट्विन्स का उपयोग है। सही बताना है सही क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों। सो आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, फर्स्ट एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका सही है। द इवेंट ऑफिशियली टाइटल्ड नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 इज इंडीड इंडियाज फर्स्ट नेशनल प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन एआई इन द वाटर सेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इट इज अ नेशनल समिट होस्टेड बाय द बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड के द्वारा इसको होस्ट किया गया था इन बैंगलोर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नई दिल्ली में। थर्ड स्टेटमेंट सही है कि द समिट कोर थीम इंक्लूडिंग एआई इनेबल्ड स्मार्ट ऑपरेशंस, डिजिटल ट्विन्स, वाटर लॉस मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर द अर्बन यूटिलिटीज। तो शिखर सम्मेलन के मुख्य विषयों में से एआई सक्षम स्मार्ट संचालन, डिजिटल ट्विन्स, जल हानि प्रबंधन और शहरी उपयोगिता के लिए साइबर सुरक्षा शामिल है। ठीक है। Consider the following statement regarding the recent memorandum of MOU between the Ministry of जल शक्ति और इसरो के बीच में एक MOU साइन हुआ है। उससे रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, सही बताना है। The MOU focuses on enhancing the use of satellite technology and space-based application for a water resources management in India. इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग को बढ़ावा है। ISRO established in 1969 function as an autonomous body directly under the Ministry of Science and Technology. 1969 में स्थापित इसरो सीधे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। Remote sensing satellites are primarily used in India for the mapping of water bodies and the assessment of drought conditions. भारत में रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से जल निकायों का मानचित्रण और सूखे की स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है। तो तीनों कथन में से आपको बताना है सही कौन सा है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड या तीनों। सो आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इसरो के बीच में एमओयू साइन हुआ है टू लेवरेज द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग इंडिया वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसरो इंडीड एस्टेब्लिश 1969, ये तो है, और ये वर्किंग करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस के अंदर ये काम करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड सही है क्योंकि इंडिया का जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है आईआरएस सीरीज का एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैपिंग सरफेस वाटर, मॉनिटरिंग फ्लड्स एंड ट्रैकिंग ड्रॉट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट रेगुलेटरी मेजर्स बात करें तो सोशल मीडिया इन मलेशिया में कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो मलेशिया में सोशल मीडिया के हालिया नियामक उपायों के संदर्भ में आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, सही बताना है क्या है। Malaysia has officially banned the ownership of social media accounts for all children below 18 years of age. मलेशिया ने आधिकारिक तौर पर 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। The new rules specifically apply to the platform that have at least 8 million registered users in Malaysia. नए नियम विशेष रूप से उन प्लेटफॉर्मों पर लागू किया गया जिनके मलेशिया में कम से कम 8 मिलियन 80 लाख पंजीकृत उपयोग करता है। अंडर द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2025 प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एज वेरिफिकेशन सिस्टम लिंक्ड टू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स लाइक अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत प्लेटफॉर्मों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जैसे सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े आयु सत्यापन एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना आवश्यक है। सही बताना है यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड या तीनों। सो आंसर है यहाँ पे
कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो बैन अप्लाई हुआ है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल के कम बच्चों के हुआ है, ना कि 18 साल। जबकि द एज ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया, सॉरी, मलेशिया इज 18। दिस स्पेसिफिक रेगुलेशन टारगेट दोज अंडर 16, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको लक्षित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। द मेजर्स स्पेसिफिकली में टारगेट मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड मीट द थ्रेशोल्ड एटलीस्ट 8 मिलियन यूजर्स इन मलेशिया सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही। नेक्स्ट है कि विद द रेफरेंस टू द ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है यहाँ पे स्टेटमेंट। जो इंडियाज रिसेंट डिफेंस एक्सपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और भारत के हालिया रक्षा निर्यात के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। द फिलीपींस बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इन जनवरी 2022 में। फिलीपींस फर्स्ट विदेशी खरीदार बना है था। इंडिया हैज साइंड अ फॉर्मल डील टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू वियतनाम, वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 629 मिलियन यूएस डॉलर। तो भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मूल्य लगभग 629 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। The name Brahmos is derived from the name of the Brahmaputra and Moskova rivers. तो ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्र और फिर उसमें मॉस्कोवा नदी के नाम से लिया गया। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, और चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। सो यहाँ पर आपके डी आंसर है, चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, चारों चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। Consider the following statement regarding the state of India's digital economy report 2026 से रिलेटेड है। यहाँ पे इंडिया हैज सिक्योर फोर्थ पोजीशन ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस। तो भारत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन में चौथा, वैश्विक लेवल पे चौथा स्थान हासिल किया है। इन द डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग इंडिया पोजीशन डिक्लाइन फ्रॉम फिफ्थ इन 2025 टू एट्थ इन 2026। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की जो स्थिति 2025 में 5वें स्थान से गिर करके 2026 में 8वें स्थान पर आ गई है। एआई परफॉर्मेंस इंडिया इज पोजीशन बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड सिंगापुर। तो एआई प्रदर्शन में भारत अमेरिका, चीन और सिंगापुर से पीछे है। तो तीनों स्टेटमेंट्स में से सही बताना है कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों। सो आंसर है यहाँ पे कि सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज द रैंक फोर्थ ग्लोबली इन द एआई परफॉर्मेंस में इंडिया का चौथा स्थान है। सेकंड रॉन्ग है क्योंकि रिपोर्ट स्टेट करता है कि इंडिया इम्प्रूव इन पोजीशन इन द डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग में, मूविंग फ्रॉम द एट थी ना, 2025 में एट था और 2026 में 5वां रैंक पे मूव किया है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। इंडिया स्टैंड बिहाइंड द अमेरिका, चाइना और सिंगापुर के बाद इंडिया का फोर्थ रैंक है इन एआई परफॉर्मेंस, मेकिंग द टॉप 3 अहेड ऑफ इंडिया। Consider the following statement regarding the NFHS 6 से related data है for Meghalaya. Child stunting in Meghalaya for the children under 5 years have seen a decline of nearly 10% points compared to the NFHS 5. मेघालय में 5 वर्ष के कम उम्र बच्चों में नाटापन स्टंटिंग NFHS 5 की तुलना में लगभग 10% अंकों की गिरावट देखी गई है। Current child stunting rate in Meghalaya is lower than the national average recorded in NFHS 6. मेघालय में वर्तमान बाल नाटापन दर जो NFHS 6 में दर्ज राष्ट्रीय औसत से कम है। मिशन थाउजेंड डेज is a central government scheme implemented across all northeastern states to tackle malnutrition को टैकल करने के लिए। तो मिशन 1000 डेज कुपोषण से निपटने के लिए सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू केंद्र सरकार की एक योजना है। सही बताना है क्या है, तो फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो आंसर है यहाँ पे ए, सिर्फ फर्स्ट आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 6 2023-24 में जो चाइल्ड स्टंटिंग मेघालय में है 46.5%
एनएफसीएस 5 में था, जो था अभी एनएफसीएस 6 में 36.8 हो गया। दिस रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ 9.7% का ड्रॉप हुआ। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टंटिंग हैज अ डिक्लाइन इन मेघालय टू 36.8% एंड इट इज स्टिल हायर देन द नेशनल एवरेज, जो आपका 29 नेशनल एवरेज 29.3% है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कि क्योंकि मिशन 1000 डे स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है मेघालय का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है फॉर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और इस स्पेसिफिक फोकस ऑन द क्रिटिकल विंडो ऑफ द मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन के फोकस है फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द चाइल्ड सेकेंड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उल्लास प्रोग्राम एंड लिटरेसी इन इंडिया। उल्लास का मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर द प्रमोट एडल्ट लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ पहल की शुरुआत वयस्क साक्षरता और बुनियादी संख्यात्मक को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। According to the Ministry of Education, benchmark state is declared fully literate if it is achieve a literacy rate of 95% or above। तो शिक्षा मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार यदि कोई राज्य 95% या उससे अधिक की साक्षरता दर प्राप्त कर लेता है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है। May 2026 सिक्किम become the first state or union territory in India to become recognized as a fully literate under this program। तो मई 2026 में सिक्किम इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण रूप से साक्षर मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सो आंसर आपको बताना है कि तीनों में से सही कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों। सो आंसर यहाँ पे कि ए आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सिक्किम इधर रिकॉग्नाइज एज द फिफ्थ fully literate state under this program। it joined other such as मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, तो सिक्किम इस कार्यक्रम के तहत भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र बन जाए, और यह मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल और लद्दाख जैसे अन्य राज्यों की सूची में शामिल हुआ। ये पहला नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बाकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। Consider the following statement regarding the GST से related है, GST in India। Supreme Court of India recently upheld a retrospective levy of 28% GST on ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी को पिछली तारीख से बरकरार रखा है। आर्टिकल 246 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट एक्सक्लूसिवली पावर ओनली टू द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी। भारत का अनुसंधान 246 ए केवल संसद को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स दैट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। सही बताना है क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड और या तीनों। सो आंसर है यहाँ पे बी, फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld the government decision to impose 28% GST on online gaming, including the retrospective application of this levy। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 246 ए गिव्स बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को अधिकार देता है पावर टू मेक लॉ with respect to goods and service tax। It is a unique provision that allows simultaneous jurisdiction। थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services, और ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 1 जुलाई 2017 को, that replacing multiple central and state taxes।